हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमएच1 प्राइम से खास बातचीत के दौरान हायर एजुकेशन काउंसिल की बैठक समेत कई मुद्दों पर बयान दिया। तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ली है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आपने एक बैठक महत्वपूर्ण यहाँ पर आकर के ली है, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर के किस तरीके से हरियाणा। देखिए, हमारा एक संगठन यहाँ हरियाणा में है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से कुछ डिमांड्स हमारे पास रखी गई थी। जो भी प्राध्यापक हैं कॉलेजेस के, और उस प्राध्यापकों की मांगों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। कुछ मांगे उनकी तुरंत मान ली गई हैं, कुछ पर विभाग जो है विचार करके और बाद में उनको बताएगा। और इस हमारा जो शिक्षा निदेशालय है, इसके अंदर पहली बार आज मेरा आना हुआ है और बहुत अच्छा काम यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। हमारी जो उच्च शिक्षा जो काउंसिल है, क्या नाम पूरा, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन काउंसिल, उसके कोठियाला जी जिसके चेयरमैन हैं। तो ये सभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सब अपना संपर्क बना के रखे हैं। शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, उसमें शिक्षकों का योगदान कैसे उसमें हो सकता है, इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई। शिक्षा नीति को भी लक्ष्य से पहले सर, वो पहले से ही हमने शिक्षा नीति के जितने भी प्रावधान हैं उनको पहले से हमने तय किया हुआ है कि वो 2025 तक हम पूरे कर देंगे। बहुत जगह पर बहुत सी चीज़ें चालू हो चुकी हैं। सर, कुछ जगह इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कई जगह बच्चे जो है वो स्कूलों पर ताला लगा रहे हैं शिक्षक ना होने की वजह से प्रदेश के अंदर। सर, इस विषय को लेकर के आप क्या कहना है? देखिए, शिक्षक नहीं है ऐसा नहीं है। जितने शिक्षक पहले थे उतने ही शिक्षक आज भी हैं। कहीं कहीं कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जो शिक्षक है वो लगातार यहीं रहना चाहिए, लेकिन जो हमने शिक्षकों की जो स्थानांतरण नीति बनाई है ऑनलाइन, वो बहुत एक जिसको कहना चाहिए उसकी सराहना हो रही है। और 90% जो अध्यापक हैं वो लगभग उस शिक्षा नीति से संतुष्ट हैं, सहमत हैं। उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस में से कोई ना कोई स्कूल मिल जाता है। और इसको तो बल्कि दूसरे जो प्रदेश हैं उसको वो भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह पर कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरा स्थानांतरण दूर होने जा रहा है, तो उनको और कुछ नहीं मिलता तो एक सॉफ्ट टारगेट बच्चों का लेकर के आगे कर देते हैं और उस नाते से वहाँ शोर शराबा करते हैं। हरियाणा में शिक्षा नीति के इस ट्रांसफर नीति के माध्यम से जितने भी ट्रांसफर हुए हैं सब लोग संतुष्ट हैं। कुछ इक्का दुक्का जो अध्यापकों की घटनाएं होती हैं उसको हम समझा रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नए शिक्षकों की भर्ती भी हम कर रहे हैं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हो, चाहे HPSC के द्वारा हो। जहाँ इमीडिएट आवश्यकता है वो HKRN के माध्यम से बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर अंदर सारे शिक्षकों की कमी HKRN के माध्यम से पूरी होगी। बाद में जो रेगुलर भर्ती है उसके द्वारा पूरी होगी। जगह छात्रों की शिकायत है कि पहले 13 जो है शिक्षक थे, अब 3 रह गए, 4 रह गए। ऐसी घटनाओं की जानकारी सर पहुंची? ये शिक्षक जो हैं शिक्षार्थियों के अनुपात में होंगे। जहाँ कहीं शिक्षार्थी बहुत कम थे, विद्यार्थी कम थे और वहाँ ज़्यादा शिक्षक थे, स्वाभाविक है उनको हटा करके जहाँ आवश्यकता ज़्यादा है वहाँ भेजे गए हैं। इसलिए शिक्षार्थी कम है, शिक्षक उसके अनुपात में ज़्यादा होंगे तो उनको हटाया ही जाएगा, वही हमने किया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ सेल्फ इंटरेस्ट रखने वाले जो शिक्षक हैं वो भी बच्चों को करते हैं। वरना एक स्कूल ऐसा भी ध्यान में आया कि 2 विद्यार्थी उस स्कूल में हैं और वो दोनों भी हरियाणा के नहीं हैं। पंजाब के 2 विद्यार्थियों को वहाँ एडमिशन दे करके पढ़ाया गया है। और बल्कि अभी एक समाचार भी आप लोगों ने छापा कि पंजाब के विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं मिल रहा। हरियाणा के विद्यार्थी हरियाणा के स्कूलों में पढ़ेंगे, पंजाब के विद्यार्थी पंजाब में स्कूल है वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ये शिक्षकों का जो और विद्यार्थियों को बहका करके उनको जो खेल चलाते हैं यह बिल्कुल नहीं चलेगा। हम शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात ठीक रखने के लिए, जहाँ कमी है नए शिक्षक भर्ती करने के लिए, और बल्कि इसके कारण से हमारे कुछ स्कूलों में शिक्षार्थी बहुत बढ़ रहे हैं। शिक्षार्थियों का छोड़ने का जो मन था और वो वापस वहाँ संख्या बढ़ने लग गई है। और इस बार भी सरकारी स्कूलों की शिक्षा अच्छी होने के कारण से वहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। सर, एक फैमिली आईडी को लेकर के बड़ा इशू सामने आ रहा है सर, कि पेंशन इसकी वजह से कट रही है। लोगों के अंदर ये भ्रांति बन रही है। एक बुजुर्ग है 102 साल के, वो कह रहे हैं कि उन्हें मृत घोषित कर दिया फैमिली आईडी के अंदर, रोहतक के अंदर। देखिए, ये कोई 1-2 उदाहरणों को लेकर के किसी सिस्टम को गलत बताना, ठीक बताना ये उचित नहीं है। कोई अगर ऐसा विषय आया है तो संज्ञान में ले लिया गया है, वो ADC को बुला करके कह दिया गया है। गलती से कट भी सकती है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे हमारे ADC लेवल के ऊपर सब जो ग्रीवेंसेस हैं इसकी, उसको ठीक करने के लिए हमने सारी व्यवस्था की हुई है। अब किस कारण से कटी है, किस कारण से नहीं कटी है, ADC से कल बात हो गई है, तो उनकी अगर गलती से कटी हुई है तो उनका पेंशन दोबारा बनेगी। लेकिन कुछ लोगों ने पेंशन जो उस दायरे में नहीं आते हैं, परिधि में नहीं आते हैं, फिर भी पेंशन ले रखी है, उनकी पेंशन मैंने कटवाई है। कोई भी काम सुचारू ढंग से शुद्धता
के कारण से ही ठीक होता है। गलत इन्फॉर्मेशन देकर के कोई पेंशन लेगा तो उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं कि उन्होंने पेंशन काटी और बाद में और उसको रिकवरी के नाते से उन्होंने नोटिस भिजवा दिए कि आपने पेंशन गलत ली थी, हम रिकवरी करेंगे, नोटिस भेज दिए, रेवेन्यू रिकवरी। हम ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गलत पेंशन कोई ना ले, ये अपील भी मैं करता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे साथ थे और सीधे तौर पर जहां हायर एजुकेशन काउंसिल में बैठक लेने के लिए वो पहुंचे थे, तो वहीं जो दूसरी तरफ स्कूलों के अंदर जिस तरीके से प्रदेश के अंदर कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर जहां उन्होंने बताया कि कई जगह इस तरीके की कमियां हैं, तो कहीं जो पुराने जो शिक्षक हैं उनसे लगाव या फिर उनकी तरफ से भी छात्रों को आगे कर दिया जाता है। इस तरीके की कोई भी कमी नहीं है। अगले 2 महीने के अंदर भर्तियां भी की जाएंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि फैमिली आईडी की वजह से कई जगह अगर तकनीकी दिक्कत भी आई है तो एडीसी लेवल पर उसे सुलझा लिया जाएगा। यहाँ रोहतक के 102 साल के बुजुर्ग का भी उन्होंने बताया कि उस विषय को भी संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द ही उसको संज्ञान में लेकर के ठीक कर दिया जाएगा। पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज।